भी रखिएगा, जब सम्मेलन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का पटना के बजाय दिल्ली में हो। मित्रों, अधिकांश सभी साथियों ने नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में बिहार की सरकार ने उपलब्धियां की हैं उसका जिक्र किया सभी साथियों ने। मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। मैं जो बड़ी चुनौतियां इस समय हैं और उसका एजेंडा भी माननीय मोदी जी ने तय कर दिया। उन्होंने घोषणा की है कि 2024 का चुनाव 2 मुद्दों पर होगा। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार विरोध और दूसरा मुद्दा परिवार विरोध, और अपना नेता दोनों ही श्रेणियों में सर्वप्रथम अंक प्राप्त है। इसलिए सीधा मुकाबला तो सवालों के आधार पर तय हो गया। अब जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वो चुनौती कितनी बड़ी है फातिमा जी, जिसका आपने जिक्र किया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गुजरात के चुनाव में क्या क्या हुआ है। बिल्किस बानो नाम की एक महिला को 12 लोगों ने बलात्कार किया। दिन दहाड़े 3 महीने की गर्भवती थी। बलात्कारियों को 10 साल की सजा हुई और चुनाव से 1 महीने पहले सदचलनी का सर्टिफिकेट देकर के वहां की सरकार ने उनको छोड़ दिया, सदचलनी का। दूसरा चुनाव हुआ, 10 साल की सजा हुई वहां की एक मंत्री को। ओडवाणी नाम की उस महिला की सुपुत्री को टिकट देकर के उसी विधानसभा क्षेत्र से जिताने का काम हुआ। तीसरा, दंगों में हमने सबक सिखाया है जिसमें 12 से लोग निहत्थे मारे गए थे। अब कोई अगर सिर उठाएगा तो ऐसे ही कुचल दिया जाएगा जैसे गोधरा के बाद कुचला था। इस चेतावनी के बाद वहां पर चुनाव हुआ, तो खतरा कोई छोटा नहीं है। मैं अभी उड़ीसा में गया था। मेरा और मनोज झा जी का एक संयुक्त प्रोग्राम था जातिगत जनगणना को लेकर। कितना विश्वमन देश में होता है, समाचार पत्रों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं बचा। मैं 1 दर्जन बार पहले भी जा चुका हूं। नीतीश जी के, हमारे ललन जी के मित्र हैं और जनता परिवार के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम रखा था और जब उन्होंने बताया कि उड़ीसा के अंदर जो ऊंची जाति के लोग हैं उनकी संख्या 6% है और 94% आबादी SC, ST और बैकवर्ड क्लास के लोगों की है। और पिछले कई दशकों से उन वर्गों का कोई मुख्यमंत्री भी वहां पर नहीं बन पाया। इसलिए वो चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार की पार्टी ने भी और नीतीश कुमार जी ने भी इस पर जोर दिया है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं, अन्य सवालों के साथ साथ 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता थे, देश के थे, काशीराम जी। वो इसी नारे के साथ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई जब उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा दिया उन्होंने। और समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत लोहिया के विचारों की पार्टी थी उसकी प्रखरता को और तीव्रता को समाप्त करते हुए काशीराम के उसी नारे पर सरकार बन गई। लिहाजा नीतीश जी के जरिए और ललन जी के जरिए हम चाहते हैं, हमारे पास दर्जनों लोगों के इनविटेशन है कि हमारे यहाँ भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उल्लू की जनगणना हो रही है कि उल्लुओं की संख्या देश में कम हो रही है।
बाज की हो रही है, हिरन की हो रही है, लेकिन गरीब गुरबा लोगों की जनसंख्या नहीं गिनी जानी चाहिए। कुछ लोग को इस पर भी ऐतराज है। लिहाजा पार्टी का जो अगला कार्यक्रम अध्यक्ष जी आप बनाएं तो उसमें देश भर में इस सवाल को भी रखें। आज 74 और 75 के दौर की बात होती है, उससे खराब स्थिति में मुल्क है। ऐसा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मजाक कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ, पंडित नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक। स्पीकर रह चुके हैं विजय जी। स्पीकर अगर बुलाना चाहेगा विधानसभा का सत्र, गवर्नर मना कर रहा है। कभी आज तक हुआ? प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री गवर्नर के पास रिकमेंडेशन भेजता है, गवर्नर मना करता है। कभी ऐसा हुआ? तमाम संस्थाओं का अवमूल्यन हो गया। गवर्नर वर्सेस सीएम हो गया, स्पीकर वर्सेस गवर्नर हो गया, और सरकार या कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो रद्दी के टोकरे में चली गई। मैं बिहार भवन में नीतीश जी के बराबर बैठा हुआ था। टेलीविजन पे हमने सुना कि बिहार के नए गवर्नर बन गए हैं डॉक्टर कोविंद जी। ये तो नीतीश जी ने कहा कि हमें तो पता भी नहीं है। सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन थी कम से कम 3 नामों का पैनल मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए, लेकिन किसी भी सूबे के अंदर जितनी भी गैर भाजपाई सरकार है वहां जानबूझ करके ऐसे गवर्नर भेजे जाते हैं जो कठिनाइयां और दिक्कत पैदा करें। अब नया संकट और आ गया सुप्रीम कोर्ट के साथ। कानून मंत्री वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हो, एनएचजेसी हो कि ना हो, उसको लेकर के भी, और चुनाव आयोग। ऐसा कभी सुना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी कर दी हो कि कैसे आपने सीईसी को नियुक्त कर दिया 24 घंटे के अंदर। कभी ऐसा नहीं हुआ। और चुनाव आयोग सरकारी संस्थाओं का, यानी कि सरकार जो भाजपा की है उसका यंत्र बन करके रह गया। कोई सुनवाई विपक्ष की नहीं होती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसमें बैठे तब चुनाव हो, वरना ये पपिट संस्था बनकर के रह जाएगी और लोकतंत्र जो है वो मखौल बनकर के रह जाएगा। साथियों, कल नीतीश जी ने भी जिक्र किया, बिहार के एक उपचुनाव की चर्चा समूचे देश में। मैं हिमाचल प्रदेश में भी नीतीश जी के निर्देश पर गया था वहां पर, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, विपक्षी एकता के भी जितने फॉर्मूले हैं उसमें जो नीतीश फॉर्मूला 224 है, सिर्फ वही कामयाब होगा और कोई फॉर्मूला कामयाब नहीं है। वहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में थी। मुझे प्रसन्नता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हार गई। उत्तर प्रदेश की 3 सीटें थी, मुझे वहां जाने का मौका मिला पार्टी की तरफ से। तीनों पर राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। 2 सीटों पर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हार गई। उड़ीसा में 1 अगेंस्ट 1 था, बीजेडी जीत गई। सरदार शहर में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी थी, कांग्रेस जीत गई। लिहाजा नीतीश फॉर्मूला 224 माने एक के खिलाफ एक, सब जीतेंगे। ये आधी अधूरी एकता नहीं चलेगी। नीतीश कुमार जी का जो मिशन 224 है वो बगैर पॉलिटिकल छुआछात के सबको इकट्ठा करने का। और गुजरात के अंदर जिस जीत का बहुत जिक्र है, अगर सब दलों ने इकट्ठे होकर के काम किया होता तो शायद वहां पर इतना पराक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। लिहाजा हमारा अंतिम निवेदन करके हम अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। बिहार पार्टी के नेताओं से दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके हम कहते